तो बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट नंबर 3 की। देखिए ये जो मॉडल पेपर है वो आपका सेट 3 है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म के लिए निकला था 5 मॉडल पेपर, उसका ये तीसरा वीडियो रहेगा। ठीक है, और मैंने सेकंड टर्म का भी बना रखा है और फर्स्ट टर्म का आपका 1 और 2 हो चुका है, यह तीसरा मॉडल पेपर है। और ये गेस्ट पेपर है, ये आपका शर्मा गेस्ट पेपर है, यहीं से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो देखिए आपको जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा इस गद्यांश को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेते हैं तो 1 से लेकर 4 तक का उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहला प्रश्न की। देखिए जो आपका पहला जो प्रश्न पूछा जा रहा है इस प्रकार गद्यांश है कि जीवन की कुंजी क्या है। जब आप लोग पढ़िएगा गद्यांश को तो समझ में आएगा। देखिए जीवन की सबसे बड़ी कुंजी क्या है, वो स्वास्थ्य है। तो ऑप्शन नंबर आपको 2 दिखाई दे रहा है, ये आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम दूसरा प्रश्न की बात कर सकते हैं। देखिए जो आपका दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा जल सड़ जाता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि कौन सा जल सड़ जाता है। तो जो सड़ता है ना वो रुका हुआ जल सड़ जाता है। देखिए वहाँ पर अगर लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो रुका हुआ जल है, जो रुक जाता है वो रुका हुआ जल सड़ जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 3 सही उत्तर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आपका तीसरा प्रश्न की। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पशु पक्षी में कौन सा समास है। ठीक है, जो पशु पक्षी है इसमें से कौन सा समास है वो आपको बताना है। समास के 6 भेद होते हैं, उनमें से बताना है कि ये कौन सा समास है। ये जो आपका हो जाता है वो द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए दिखाई दे रहा है, आपका सही उत्तर हो जाता है। क्लियर। अब हम लोग चौथा प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि खेलने से, ठीक है, हमें क्या आती है। जो अगर हम लोग खेलते हैं तो खेलने से हमें क्या आती है, तो वो आती है नया प्राणवेग आती है, नई स्फूर्तियाँ आती है और नई चेतनाएँ आती है, यानी कि इनमें से सभी के सभी हो जाएगा आपका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग पांचवा प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो आपको जो पांचवा है ना, तो 5 से लेकर 8 तक का जो उत्तर बनेगा यहाँ से यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए फिर उत्तर दीजिए। देखिए अगर मैं अभी पढ़ता हूँ तो थोड़ा वीडियो लंबा चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लें तो उसका प्रश्न उत्तर के आप लोग ध्यानपूर्वक घर में बैठ के पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं आपको उत्तर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए पांचवा जो प्रश्न पूछा जा रहा है, पहले प्रश्न को देख लेंगे उसके बाद उत्तर को देखेंगे। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश में कौन किसे ललकार रहा है। ये जो काव्यांश है ना, यहाँ से यहाँ जो हम लोग भी पढ़े, आप लोग पढ़िएगा घर में। तो देखिए ये जो काव्यांश में कौन किसको ललकार रहा है, जो कवि है ना, कवि अपनी नियति को, यानी कि जो टाइम है ना अपनी नियति को ललकार रहा है, समय को ललकार रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको 3 दिखाई दे रहा है, कवि अपने नियति को ललकार रहा है। क्लियर। अब छठा प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका छठा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कृपा करुणा में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो कृपा करुणा है इसमें अगर अलंकार का बात किया जा सकता है तो कौन सा अलंकार है, वह है अनुप्रास अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, वो आपका सही उत्तर हो जाता है। कृपा करुणा में अनुप्रास अलंकार है। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। जो सातवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहले यानी कल तक कवि क्या था। ठीक है, पहले यानी कि कल तक कवि क्या था, कवि एक भाग्यवादी था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है, कवि एक भाग्यवादी था। अब देख लेते हैं आठवां प्रश्न। देखिए आठवां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आज कवि है। ठीक है, पहले तो भाग्यवादी था लेकिन आज क्या है, तो कवि एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। कवि आज आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। ये रहता आपका 8वां नंबर समाप्त होता है। अब हम लोग 9वां नंबर की बात करेंगे। ठीक है, देखिए आपका जो एग्ज़ाम है शायद 26 मार्च से हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, इसी महीना में 26 तारीख से हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके 10-11 तक का आपका जो टर्म 1 का मॉडल पेपर रहेगा वो क्लियर कराने का प्रयास करूँगा, 5 मॉडल पेपर का। उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाइएगा। और टर्म 2 का भी मॉडल पेपर मैंने 1 से लेकर 5 तक करवा रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और चैनल में है। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी का भी है, हिस्ट्री का भी है, और भी सब्जेक्ट का मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं चैनल के माध्यम से। ठीक है, अब हम लोग 9वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो 9वां प्रश्न पूछा जाएगा आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछा जाएगा। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 9 से लेकर 18 तक आपका इसी प्रकार का प्रश्न रहेगा। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। जो प्रश्न पहला पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, तो जो संचार का अगर प्रकार का बात किया जा सकता है तो कौन नहीं है, तो संपादन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिखाई दे रहा होगा यहाँ देख सकते हैं, आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग बात कर सकते हैं 10वां प्रश्न की। देखिए 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि संचार का सबसे बुनियादी रूप है। देखिए संचार का अगर सबसे बुनियादी रूप का बात किया जा सकता है तो आपका ऑप्शन नंबर जब का ए दिखाई दे रहा है मौखिक संचार, आपका सही उत्तर हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो होता है मौखिक संचार। क्लियर।
अब हम लोग बात कर लेते हैं 11वां प्रश्न की। देखिए 11वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जनसंचार का प्रमुख कार्य है। देखिए जनसंचार है ना, इसका प्रमुख कार्य क्या है। देखिए इसका जो कार्य होता है सूचना देना भी होता है, ठीक है, शिक्षित करना भी होता है, मनोरंजन करना भी होता है, यानी कि ये सभी के सभी हो जाते हैं। जो जनसंचार है ये हमें सूचना भी देती है, शिक्षा भी प्राप्त कराती है, मनोरंजन भी करवाती हैं, बहुत प्रकार से चीज़ कराती है, ठीक है। जैसे कि अभी मान लीजिए सूचना यानी कि न्यूज़ वगैरह मिल जाता है, शिक्षित करना यानी कि बहुत सारा शिक्षा भी मिलता है हमसे इनसे, ठीक है। मनोरंजन यानी कि कॉमेडी वगैरह भी हम लोग देखते थे, यानी कि मनोरंजन भी होता है, यानी कि सभी के सभी इनमें होंगे। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं 12वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है। अगर जनसंचार का सबसे सर्वाधिक यानी सबसे लोकप्रिय अगर माध्यम की बात की जा सकती है तो आपका इंटरनेट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर आपका ये दिखाई दे रहा है, इंटरनेट सबसे लोकप्रिय। देखिए आपका रेडियो है वो तो ज़्यादा नहीं है, प्रिंट मीडिया हो गया, टेलीविज़न हो गया, तो उससे भी ज़्यादा लोकप्रिय अभी इंटरनेट आ गया। इंटरनेट में सभी कुछ उपलब्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको 4 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। देखिए आपका 9 से लेकर 18 तक का जो है ना ये अभिव्यक्ति और माध्यम से निश्चित है कि 9 नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है, तो इसको भी कर लीजिएगा। अब हम लोग 13वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 13वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम अकबर कब छपा था। देखिए जो भारत है ना भारत में सबसे पहले अगर अखबार की बात की जा सकता है तो छपा था आपको 1780 में। अब कौन छपा था, बंगाल गजट छपा था, ठीक है, बंगाल गजट छपा था 1780 ईस्वी में। क्लियर, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर। अब हम लोग 14वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 14वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में पहली मूल फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में सबसे पहली अगर मूल फिल्म की अगर बात किया जा सकता है तो इसे श्रेय जो दिया जाता है वो दादा साहेब फुल्के साहिब को दिया जाता है, ठीक है, दादा साहेब फुल्के को दिया जाता है यह श्रेय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको 3 में दिखाई दे रहा वो आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग 15वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए आपको जो 15वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि छापा खाना से संबंधित निम्न में से कौन सी जोड़ा ठीक है, कौन सा सही है। तो ये जो आपका 4 दिया हुआ है छापा खाना से संबंधित जो जोड़ा लगाया हुआ है ये आपको सही बताना है, गलत कौन सा है वो तो आप लोग पकड़ लीजिएगा। देखिए अगर 4 ऑप्शन में बात किया जा सकता है तो देखिए आपको जो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा होगा ना गोवा, तो गोवा में सबसे पहले 1556 में बना था, ये आपका सही उत्तर हो जाता है। बाकी वो जो सूरत अहमदाबाद 1956 ये सब आपका थोड़ा थोड़ा गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है सबसे पहले गोवा में, और कहाँ गोवा में और कब 1556 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग 16वां नंबर प्रश्न की बात की जा सकती है। देखिए 16वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि फीचर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको छांटना है। तो 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ उनमें से अगर सही उत्तर की बात की जा सकती है तो वो जो आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, ये आपका गलत है। क्लियर। अब हम लोग 17वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे किसी समाचार पत्र की आवाज़ कहा जाता है, ठीक है, तो माना जाता है कहा जाता है जो भी है समाचार पत्र की आवाज़, तो ऑप्शन नंबर आपको 4 दिखाई देगा संपादकीय आपका सही उत्तर हो जाता है। क्लियर। इसी प्रकार हम लोग अब बात कर लेते हैं 18वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि आलेख लिखने समय, ठीक है, आलेख लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब आलेख लिखते हैं तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। पहला तो हमें संबंधित विषय से जुड़े आंकड़ों व उदाहरणों का संग्रहण पहला, और दूसरा अगर बात किया जा सकता है तो लेखन से पूर्व विषय वस्तु का विश्लेषण कर लिया गया हो, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 दिखाई दे रहा है, इन ए कर दो आपका सही उत्तर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो देखिए जो यहाँ 18वां नंबर प्रश्न होता है अभिव्यक्ति और माध्यम से समाप्त। अब बात कर लेंगे हम लोग आगे की। तो आगे जो आपको 19 से लेकर 22 तक का उत्तर देना आपको फिर यहाँ पढ़ना है और आपको उत्तर देना है, तो आप लोग भी इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने तो पढ़ रखा है लेकिन अगर मैं बताता हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा भाग जाएगा जिससे आप लोग देखते नहीं है वीडियो। क्लियर। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं 19वां नंबर प्रश्न की। देखिए जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से मतलब पाठ से ली गई। ये जो पंक्तियाँ हैं जो आप लोग पढ़िएगा, इसको पढ़ लिए होंगे तो ये जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया, किस पाठ से यानी कि किस अध्याय से लिया गया। तो ये जो लिया गया है आपका वसंत आया से, ठीक है, वसंत आया से लिया गया है। कमेंट करके बताइए कि जो बसंत आया है ना इसके लेखक कौन है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बसंत आया है इसके लेखक कौन है। अगर पढ़ते हैं तो आप लोग सही उत्तर दे दीजिएगा। क्लियर। अब 20वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो आपका 20वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि
खिली हुई हवा आई, ठीक है, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये जो अलंकार पूछा जा रहा है, ये जो पंक्ति है, इन पंक्ति में अगर अलंकार का बात किया जा सकता है तो ये आपको अलंकार बताना है। एक आपका जो है ना अलंकार से 1-2 नंबर निश्चित तौर पर आना ही आना है, इसको भी आप लोग कर ही लीजिएगा। तो देखिए अगर यहाँ अलंकार की बात करें तो ये है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, आपका सही उत्तर हो जाता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसी प्रकार हम लोग 21वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो 21वां नंबर का जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चिड़िया के कहकने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? ठीक है, जो चिड़िया का आवाज़ आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था वो बताना है। तो बंगले से आ रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा होगा बंगले से आ रहा था। आपके पास आश्रम हो गया, जंगल हो गया, सड़क हो गया, आपका नहीं होता। यानी कि जो बंगले से आवाज़ आ रही थी, किसका आवाज़ आ रहा था? वो चिड़िया की आवाज़ आ रही थी। क्लियर। अब 22वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 22वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता कौन है? देखिए अभी मैंने पूछा था ना जो कि रचयिता कौन है, तो रघुवर सहाय जी हैं। देखिए वो प्रश्न लास्ट में पूछ ही दिया है। तो चलिए अच्छी बात है, आप लोग जानते होंगे तो फिर से कमेंट कर दीजिए। तो देखिए जो वसंत आया है इनके लेखक है रघुवर सहाय जी। क्लियर। अब हम लोग 23वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका 23वां नंबर का प्रश्न पूछा है कि एक कम कविता में कवि ने स्वयं को किससे हटा दिया है? जो एक कम कविता है इसमें कवि ने स्वयं को किससे हटा दिया है? तो हटा लिया है वो आगे बढ़ने की दौड़ से। कवि जो अपने आप को हटा लिया है वो आगे बढ़ने की होड़ से, ठीक है, होड़ से, दौड़ से, जो भी है। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला 24वां नंबर प्रश्न की। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि तोड़ो है ना, तो तोड़ो कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो जो कवि हैं तोड़ो कविता के माध्यम से उसर बंजर पृथ्वी भूमि को तोड़कर खेती बनाने से ही वह उपज होती है। ये एक तो आपको देना चाहता है संदेश। दूसरा क्या है कि मन में व्याप्त अरुचि और निराशा को दूर करके ही सृजन शक्ति प्राप्त की जा सकती है, ये भी कवि बताएं। और तीसरा जो बताते हैं कवि कहते हैं कि धरती हो या मन दोनों की सृजनशीलता के लिए बाधाओं को तोड़कर डालना आवश्यक है। देखिए किस प्रकार से कवि कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका 25वां नंबर प्रश्न की। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कार्नेलिया का जो गीत है, ठीक है, तो कार्नेलिया का गीत में भारतवासियों की क्या विशेषता बताई गई है? जो कार्नेलिया का गीत है इसमें जो भारतवासी यानी कि जो इंडियन लोग हैं इसकी क्या विशेषता बताई गई है वो आपको बताना है। तो क्या बताई गई विशेषता कि अनजान लोगों को भी आश्रय देता है, यानी कि जो अनजान लोग रहता है, अनजान क्षितिज है ना, यानी कि अनजान लोग को भी भारत में आश्रय यानी कि यहाँ पर जगह दिया जाता है। एक दूसरा क्या है, दूसरों के दुख में दुखी होता है, यानी कि देखिए भारत में क्या होता है अगर कोई दूसरा दुखी है तो वो भी मतलब थोड़ा उस पर उसका दुख पे दुखी मनाते हैं। इस प्रकार से हमारा देश भारत है। तो इस प्रकार से कभी जो कार्यालय है उसकी विशेषता बताती है भारत की। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाता है। अब हम लोग 25वां हो गया, 26वां नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है? जो सरोज स्मृति है ना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखते हैं। तो ये जो बताया गया है ये है आपका शोक गीत। जो आपका सरोज स्मृति है वो आपका एक शोक गीत है। क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? यानी कि सत्य को जो प्राप्त करना है इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? वो हमें पड़ती है दृढ़ संकल्प की। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको 2 दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे दृढ़ संकल्प आपका होना आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। देखिए आपका जो 28 से लेकर 31 का जो उत्तर देना है यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ के देना है, यानी कि इसको पढ़ लीजिएगा उसके बाद 28 से 31 का भी आपका उत्तर देना है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न की। देखिए आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता कौन है? यानी कि अगर इसके रचयिता अगर बात की जा सकता है, ये जो पंक्ति लिखा गया है, एक दिन कई लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे कि इतने में पंडित जी आ गए। ये जो आपका चैप्टर है ना वो चौधरी जी वाला है। तो यानी कि इसका जो लेखक अगर बात किया जा सकता है तो रामचंद्र शुक्ल जी हो, यानी कि प्रेम की छाया स्मृति से लिया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो 28 का जो उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 2 जो हो रामचंद्र शुक्ल हो जाता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं 29वां प्रश्न की। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है? पंक्ति से चौधरी साहब के किस स्वभाव का पता चलता है? तो ये जो
पता चलता है वो मजाकिया टाइप का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा होगा मजाकिया टाइप का, वो आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग तीसरा प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि फलाहार का संधि विच्छेद होगा, यानी कि आपका फलाहार का जो संधि विच्छेद है वो आपको करना है और क्या होगा आपको बताना है। यानी कि आपका फल आहार का अगर संधि विच्छेद की बात की जाए तो फल पर प्लस आहार, ठीक है, फल जोड़ आहार, फल आहार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको 4 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग 31वां नंबर का प्रश्न की बात किया जाए तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। ये जो पंक्ति है ना, रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं, तो कहाँ से लिया गया, मैंने बताया ना, प्रेमघन की छाया स्मृति, बस यहाँ से लिया गया, प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ से ली गई है। क्लियर। देखिए मैंने क्या किया, एक वीडियो भी बना दिया है स्पेशल की कवि और कविता के नाम, ठीक है, तो चलिए उसको भी देख लीजिएगा और उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही मैं अपना टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 32वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृतियां का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपको 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हिंदी साहित्य का इतिहास आपका सही उत्तर हो जाता है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था। देखिए ये जो आपका प्रश्न है थोड़ा महत्वपूर्ण है। क्या पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय हिंदी जो पुस्तकालय है उसका खोला था, तो वो खोले थे पंडित केदारनाथ जी पाठक ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन में आपको 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है, पंडित केदारनाथ जी पाठक आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न की बात किया जा सकता है तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पाठशाला के वार्षिक महोत्सव में वृद्ध महाशय ने बच्चे से क्या कहा। यानी कि पाठशाला का जो वार्षिक महोत्सव चल रहा था इसमें जो वृद्ध महाशय था, बूढ़ा व्यक्ति, ये बच्चे को क्या कहा, तो उन्होंने कहा इच्छा अनुसार इनाम मांगने की कहा। यानी कि आप तुम्हारा जो भी इच्छा हो वो तुम पुरस्कार के रूप में मांग सकते हो, ठीक है, यानी कि इच्छा अनुसार इनाम मांगने को कहा, ठीक है, तो ऑप्शन में आपको जो ए दिखाई दे रहा होगा आपका सही उत्तर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग 35वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि गुल मोहम्मद आगा कितने वर्ष पहले हरगोविंद के गांव में आया था, तो 5 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको 3 दिखाई देगा, 5 वर्ष आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न की बात कर लें तो अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह आपके ही नहीं हमारे भी नेता है, ठीक है, यहाँ किस नेता के बारे में कहा गया है, तो ये जो कहा गया है वो महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर जो दिखाई दे रहा होगा महात्मा गांधी को ही कहा गया है नेता के बारे में यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बात कर ले 37वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते हैं। जो प्रेमचंद्र है ना उर्दू में किस नाम से लिखते हैं, वो लिखते हैं नवाब राय। कहीं कहीं क्या होगा कि आपको ऑप्शन में धनपत राय दिया होगा और सभी क्या करते हैं हम लोग धनपत राय में टिक मार देते हैं, धनपत राय गलत होगा क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि उर्दू में क्या लिखते हैं, तो उर्दू में जो प्रेमचंद लिखते हैं वो नवाब राय लिखते हैं, जबकि प्रेमचंद्र का दूसरा नाम आपका धनपत राय हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा। क्या क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि नवाब राय मारे या तो धनपत राय, अधिकतर क्या करते हैं धनपत राय देखते हैं मार देते हैं, यानी कि धनपत राय उनका नाम है, हालांकि वो दूसरा है, पर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उर्दू में क्या है, तो उर्दू में आपका नवाब राय ही होगा। डाउट क्लियर, ध्यान में रखिएगा, इस बार गलती मत कीजिएगा आप लोग। अगला बात कर लेते हैं 38वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भैरव को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका थी। वो जो भूमिका था ना वो जगदर का था, यानी कि आपको जो ऑप्शन नंबर ए दिखाई देगा और जगदर आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं अगला 29वां नंबर प्रश्न की। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई। क्यों लगाई, क्योंकि देखिए सुभागी और सूरदास के बीच अवैध संबंध के सकते, यानी कि सुभागी था ना, ठीक है, तो जो भैरव का पत्नी था सुभागी, इस पर सूरदास पर कुछ शक था, इसी प्रकार इसीलिए उन्होंने मतलब शक के दायरे पर आग लगा दिया सूरदास की झोपड़ी में। क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न और 40वां नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सूरदास को किस बात का दुख था, ठीक है, जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से सूरदास को सबसे ज़्यादा दुख किन बातों पे हुआ। रुपयों की पोटली खो जाने का, झोपड़ी जल जाने का, ठीक है, बर्तन जल जाने का, इनमें से सभी। ये तो ऑप्शन अगर देखा जा सकता है चारों तीनों आपका सही उत्तर हो जाता है, नहीं कि रुपये का पोटली खो जाने का तो दुख था ही उसका, और झोपड़ी जलने का भी, और बर्तन जल जाने का, यानी कि ऑप्शन में आपको 4 दिखाई दे रहा है इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाता है। इस प्रकार आपका जो मॉडल सेट नंबर 3 है उसका सारा मतलब कंप्लीट
सॉल्यूशन मतलब आंसर रह गया है इसी वीडियो में। ठीक है, इस तरह से मैं और भी वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही क्या कीजिएगा आप लोग, मैं अपना जो टेलीग्राम का लिंक है उसको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। और साथ ही मित्रों को भी आप अपना शेयर कीजिए वीडियो को, जिस तरह क्या होगा कि उसको भी वीडियो प्राप्त हो पाए। क्लियर। अब मैं लाऊंगा इसके बाद सेट 4, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम 26 मार्च से होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड तो मिल ही गया होगा आप सभी के लिए। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपका जल्द से जल्द सेट 5 तक क्लियर हो जाए। और साथ ही मित्रों को भी आप शेयर करते रहें, क्योंकि उसका भी छूटे ना। इस बार जो आपका जो टर्म 1 टर्म 2 दोनों लेने की बात किया जाए तो लेगा ही, क्योंकि देखिए आपका जो मॉडल सेट निकला है उसी के आधार पर आपका ज़्यादातर हमको लग रहा है कि मॉडल क्वेश्चन से देगा आपका। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई जारी रखिए, और किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।